हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर एपिसोड 19। शिवाय का कमरा। नित्या के किस करने के बाद शिवाय नित्या को कमर से पकड़ते हुए खुद के करीब कर लेता है। एक हाथ शिवाय का नित्या की कमर पर था तो दूसरा हाथ नित्या के गाल पर था। शिवाय अपने चेहरे पर एक ईवल स्माइल लाते हुए नित्या को बोलता है, मैं जानता हूँ आज हमारी वेडिंग नाइट है, लेकिन क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर पाओगी? क्योंकि अगर मैंने एक बार स्टार्ट किया तो जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। इसीलिए एक बार फिर सोच लो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं दूंगा। नित्या भी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाकर अपनी दोनों बाहें शिवाय के गले में डालकर बोलती हैं, मिस्टर हस्बैंड, अपने बारे में सोचे, मेरे बारे में नहीं कहीं। ऐसा ना हो कि आप तो सेटिस्फाई हो जाए और आप मुझे सेटिस्फाई ना कर पाए। शिवाय नित्या की कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए बोलता है, सोच लो, कभी दर्द से तड़पते हुए बोलो कि बस मिस्टर हस्बैंड जी रहने दीजिए, मैं अपनी हार मानती हूँ। नित्या अपनी आंखों को रोल करते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती ही है, उससे पहले ही शिवाय नित्या के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और नित्या भी अपनी आंखें बंद करके शिवाय की किस को एंजॉय करने लगती है। शिवाय बहुत ही पैशनेटली नित्या के होठों को स्मूच कर रहा था और बहुत ही जोर जोर से नित्या के होठों को अपने होठों से दबाते हुए खींच रहा था। और फिर शिवाय नित्या को पीछे धकेलते हुए बेड के पास ले आता है और फिर दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। नित्या बेड पर गिरती है तो शिवाय उसके ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन शिवाय अपनी किस को ब्रेक नहीं होने देता। नित्या शिवाय के बालों में अपनी उंगलियों को चला रही थी तो शिवाय के हाथ नित्या की कमर को सहला रहे थे। और अब शिवाय को किस करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और शिवाय नित्या से अलग होने के लिए तैयार ही नहीं था। नित्या की सांसें भारी होने लगती हैं और अब नित्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो नित्या शिवाय के कंधों पर जोर डालते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। नित्या की स्ट्रगल को समझते हुए शिवाय नित्या के होठों को छोड़ देता है और अपना माथा नित्या के माथे से जोड़ते हुए दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। शिवाय नित्या को छेड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी तो एक किस में ही ऐसी हालत हो गई, आगे क्या होगा, अभी तो पूरी रात बाकी है। नित्य अपनी आंखों को छोटा करके शिवाय को घूरते हुए उसके गाल पर जोर से काट लेती है। शिवाय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाते हैं। शिवाय नित्या की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए नित्या की गर्दन को चूमने लगता है और फिर एकदम से नित्या की हँ निकल जाती है। शिवाय नित्या की गर्दन को चूमते हुए हल्का हल्का वाइड करने लगता है और अब शिवाय का दूसरा हाथ नित्या के कंधे से उसके साड़ी के पल्लू को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नित्या की साड़ी का पल्ला ब्लाउज से पिन से अटैच था। तो शिवाय एक झटके से नित्या के पल्लू को खींच लेता है जिससे नित्या की साड़ी फट जाती है और नित्या का उभरा हुआ सीना शिवाय की आंखों के सामने आ जाता है। नित्या के ब्लाउज का गला काफी बड़ा था जिससे नित्या की काफी क्लीवेज दिखाई दे रही थी। ऊपर से शिवाय नित्या के ऊपर लेटा हुआ था तो दवा से भी नित्या की ब्रेस्ट काफी उभरी हुई दिख रही थी। शिवाय नित्या की क्लीवेज को चूमते हुए अपने एक हाथ से नित्या के ब्लाउज के ऊपर से ही नित्या की ब्रेस्ट को मसलने लगता है। नित्या शिवाय के हर एक टूथ से अंदर ही अंदर सिहर रही थी। नित्या की बॉडी में जैसे एकदम कट दौड़ रहा था। शिवाय का हर एक मोमेंट नित्या को एहसास दिला रहा था, शिवाय के प्यार का, और नित्या शर्म से लाल हुए जा रहे थे। और अब शिवाय का कंट्रोल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शिवाय नित्या के ब्लाउज के हुक को धीरे धीरे खोलने लगता है। तभी नित्या शिवाय के हाथों को रोकते हुए बोलती है, पहले लाइट तो बंद कर दीजिए। शिवाय मुस्कुराकर नित्या के ऊपर से उठ जाता है और फिर मुस्कुराकर टेबल पर रखे रिमोट को उठाता है और उसमें से एक बटन को दबाता है जिससे सारी लाइट बंद हो जाते हैं और बस वन येलो लाइट जली रह जाते हैं। शिवाय नित्या को देखता है तो नित्या शर्म से अपना चेहरा एक तरफ घुमा लेते हैं और शिवाय नित्या को देखते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है।
शिवाय अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और फिर अपनी बेल्ट भी निकाल देता है और फिर नित्या का एक हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। नित्या असमंजस के शिवाय को देखने लगती है तो तभी शिवाय नित्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। नित्या अपनी दोनों बाहें शिवाय के गले में डाल देती है। नित्या का पल्ला अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। शिवाय नित्य को लेकर वॉशरूम में चला जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। शिवाय एक हाथ को दीवार पर रखता है और दूसरे हाथ को नित्या के चेहरे के पास ले जाकर अपनी एक उंगली नित्या के माथे पर रखते हुए नीचे की तरफ से लाने लगता है। शिवाय की उंगली उसकी नाक से होठों तक और फिर होठों से गर्दन और गर्दन से नंदिनी के क्लीवेज पर आते हुए नीचे नित्या के पेट पर लाकर नित्या की नाभि पर रुकता है और फिर अपने हाथ से नित्या की साड़ी की प्लेट निकाल देता है और फिर नित्या को दीवार की तरफ घुमा देता है। शिवाय नित्या के ब्लाउज की डोरी को खोलते हुए नित्या के ब्लाउज को उसके कंधों से नीचे करके अपने होठों को नित्या के कंधों पर रख देता है और फिर शिवाय एक हाथ से सांवर चालू कर देता है जिससे सांवर का पानी नित्या की कमर पर गिरने लगता है और शिवाय नित्या के कंधों को लिक करते हुए अपने दोनों हाथ नित्या के पेट से ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और नित्या की दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथों में भर लेता है। नित्या के ब्लाउज के हुक आगे की तरफ से तो शिवाय नित्या के ब्लाउज के सारे हुक खोल देता है और फिर नित्या के ब्लाउज को उतार कर फेंक देता है और फिर नित्या को दीवार से बिल्कुल चिपकाते हुए नित्या की कमर को चूमने लगता है। शिवाय नित्या की ब्रा को भी निकाल देता है और फिर नित्या को अपनी तरफ घूम आता है। नित्या शर्म से अपने दोनों हाथ अपनी ब्रेस्ट को छुपाने के लिए आगे बढ़ा दी ही है। उससे पहले ही शिवाय नित्या के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ करता है और फिर अपनी पैंट की जेब से अपना रुमाल निकालकर नित्या के हाथों को ऊपर हैंगर से बांध देता है। नित्या हैरानी से छटपटाते हुए बोलती है, शिवाय ये आप क्या कर रहे हैं, खुली मेरे हाथों को। शिवाय नित्या के होठों पर उंगली रखकर बहुत ही मदहोशी में बोलता है, इस जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम बस मुझे महसूस करो। शिवाय की बात सुनकर नित्या की तो जैसे आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। शिवाय अपने दोनों हाथों को नित्या की ब्रेस्ट पर रखकर उन्हें सहलाने लगते हैं। शिवाय नित्या की ब्रेस्ट को देखता है जिस पर शावर का पानी झरने की तरह बह रहा था। शिवाय अपने होठों को नित्या की ब्रेस्ट पर रखते हुए नित्या के ब्रेस्ट से बहते हुए पानी को पीने लगता है। शिवाय और नित्य दोनों ही पूरी तरीके से पानी में भीग चुके थे। नित्य के बालों की लट उसके कंधे और गर्दन से चिपकी हुई थी और शिवाय नित्या की ब्रेस्ट को चूमने में और उससे शक करने में लगा हुआ था और दूसरे हाथ से नित्या की दूसरी ब्रेस्ट को मसल रहा था। नित्य के दोनों हाथ बंधे हुए थे जिससे नित्या कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बस शिवाय को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवाय उसकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। नित्या अंदर से बहुत ही ज्यादा शिखर रही थी। अपनी बोल्डनेस में नित्या न शिवाय को न जाने क्या क्या कहकर उसकी अंदर की आग को भड़का तो दिया था, लेकिन अब शिवाय को बर्दाश्त करना उसकी हिम्मत के बाहर हो रहा था। शिवाय ने नित्या की दोनों ब्रेस्ट को स्मूच करके बिल्कुल लाल कर दिया था और अब शिवाय नीचे की तरफ नित्या के पेट पर बह रहे पानी को पीते हुए नित्या के पेट को चूम रहा था। शिवाय नित्या के स्कर्ट को भी निकाल देता है और फिर उसकी पैंटी भी रिमूव कर देता है और फिर शिवाय नित्या के एक पैर को उठाकर अपने कंधे पर रख देता है और फिर नित्या के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है क्योंकि शिवाय का हाथ नित्या के प्राइवेट पार्ट को सहला रहा था। नित्या अपनी आंखें बंद करके शिवाय को महसूस कर रही थी और फिर नित्या धीरे से अपनी आंखें खोलकर शिवाय को अपनी गर्दन में हिलाते हुए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन शिवाय नित्या को इग्नोर करते हुए अपने होंठ नित्या के पार्ट पर रख देता है और फिर नित्या को गहराई से चूमने लगता है। नित्या को शिवाय की जीभ अपने अंदर तक महसूस हो रही थी और नित्य दर्द से तड़प रहे थे। काफी देर तक नित्या को तड़पाने के बाद शिवाय अपने होठों को साफ करते हुए वापस से सीधा खड़ा होता है और नित्या के होठों को अपने होठों में भर लेता है और नित्या को चूमने लगता है।
और फिर अपने एक हाथ को बढ़ाकर अपनी पेंट को निकाल देता है और फिर नित्या को उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठाता है, जिससे नित्या अपने दोनों पैर शिवाय की कमर पर लपेट लेते हैं और तभी नित्या की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और शिवाय नित्या को अपनी बाहों में थामे हुए ही स्टॉक शुरू कर देता है। शिवाय ने ये सब कुछ इतना अचानक से किया था कि नित्या की जैसे जान उसके हलक में आ गए थे। नित्या को बेतहाशा दर्द हो रहा था। नित्या अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नित्या के दोनों हाथ बंधे हुए थे और नित्या के पैरों को शिवाय ने अपनी कमर पर लपेट रखा था। नित्या की हालत इस वक्त बिना पानी के मछली जैसी हो गई थी। दूसरी तरफ अद्विक का कमरा। नंदिनी अद्विक के कंधों को पकड़कर अपना दर्द बर्दाश्त कर रहे थे और अद्विक भी धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था। शिवाय नित्य को होल्ड करके अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, लेकिन शिवाय वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए शिवाय नित्या के हाथों को खोल देता है और नित्या बेजान से उसके सीने से लग जाती है। और फिर शिवाय नित्य को अपनी बाहों में लेकर कमरे में आ जाता है और नित्या को आराम से बेड पर लेटा देता है और फिर वापस से उसके ऊपर आते हुए नित्या के पैरों को अलग करता है और वापस से नित्या में एक ही झटके में शामिल हो जाता है। नित्य की दोबारा से चीख निकल जाती है। अद्विक और शिवाय दोनों को ही 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरी तरफ नित्या और नंदिनी दोनों की यह हालत खराब हो चुकी थी। नित्या अपनी हार मानकर शिवाय को बोलती है, मिस्टर हस्बैंड, मैं अपनी हार मानते हूँ। अब रुक जाए, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। आप जीते, मैं हारी, अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे नींद आ रही है, प्लीज हटके। शिवाय अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए, नहीं बीवी, अभी सोना नहीं है, अभी तो पूरी रात बाकी है। नंदिनी, अब बस कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अद्विक अपनी स्पीड को कंटिन्यू करते हुए, बस थोड़ी देर और ऐसे ही अद्विक और शिवाय दोनों का ही सिलसिला पूरी रात चलता है। नंदिनी और नित्या रिक्वेस्ट करते करते भी थक चुकी थी और दोनों ही हार मानकर दोनों के रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों को ही हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। शिवाय और अद्विक पूरे 5 घंटे बाद नंदिनी और नित्या को छोड़ते हैं और फिर उन्हें अपनी बाहों में लेकर नींद की आगोश में चले जाते हैं। दूसरी तरफ शौर्य भी मानसी को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था, क्योंकि मानसी के पीरियड आ गए थे। इसीलिए शौर्य की फर्स्ट नाइट अभी पेंडिंग में थी और इस वक्त तीनों ही कपल अपने पार्टनर के साथ नींद की आगोश में बहुत ही सुकून से सो रहे थे। लेकिन कोई था जिसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी और उसकी आंखों में बस बदले की आग जल रही थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें रात के अंधेरे को मिटाकर रोशनी में पूरी दुनिया को ला रही थी। और ऐसे ही सूरज की किरणें नित्या और नंदिनी के कमरे में भी आ रही थी, जिनसे नंदिनी और नित्या दोनों की नींद खराब हो रही थी। वैसे तो हमारी हीरोइन सुबह जल्दी ही उठती हैं, लेकिन रात में पतियों द्वारा की गई मेहनत से नंदिनी और नित्या बहुत ज्यादा थक चुकी थी। इसीलिए दोनों ही गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। लेकिन जब सूरज की तेज किरणें उनकी आंखों पर पड़ने लगती है तो दोनों की ही आंखें कसमसा कर खुलने लगते हैं। दोनों ही अंगड़ाई लेती हुई टाइम को देखती हूँ तो दोनों की आंखें हैरानी हो जाती है। सुबह के 11 बजे बज रहे थे। नंदिनी एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है और तभी नंदिनी के पूरे शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ जाती है। नंदिनी को अपनी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और स्पेशली अपने प्राइवेट पार्ट में। नंदिनी पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ आती है तो उससे अद्विक कहीं भी दिखाई नहीं देता। नंदिनी समझ आती है कि अद्विक कमरे में नहीं है। नंदिनी चादर से अपने आप को पूरा ढक लेती है, क्योंकि नंदिनी ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। नंदिनी धीरे से अपना एक पैर जमीन पर रखती है और तेरे जैसे ही खड़ी होती है तो लड़खड़ा जाती है। लेकिन नंदिनी बिस्तर को पकड़ लेती है और वापस से बेड पर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी सारी हिम्मत को जुटाकर बिस्तर से खड़ी होती है और धीरे धीरे कदमों से बाथरूम में चली जाती है। नंदिनी बाथटब में गर्म पानी भरती है और उसमें आराम से लेट जाती है और तभी नंदिनी को कुछ राहत मिलती है।
लगभग 45 मिनट बाद नंदिनी और नित्या दोनों ही वॉशरूम से बाहर निकलती हैं। फिर नंदिनी और नित्या दोनों अपने क्लोजेट रूम में जाती हैं और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आते हैं। नंदिनी ने लाल कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी और नित्या ने लाल और रानी कलर की साड़ी पहनी थी। दोनों के गोरे बदन पर साड़ी बहुत ही ज्यादा खिल रही थी और रात में अद्विक और शिवाय की गई मेहनत भी रंग लाई थी, क्योंकि दोनों की ही चेहरे पर टूटकर ग्लो आया था। नंदिनी और नित्या दोनों के ही बाल अभी गिले थे, इसीलिए दोनों ने अपने बालों को टॉवल से पूंछकर ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। नंदिनी अपनी मांग में सिंदूर भरती है और माथे पर बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल कलर की लिपस्टिक और गले में अद्विक के नाम का मंगलसूत्र। मेहंदी से रंगे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां। और इतने में ही नंदिनी कहर ढा रही थी। आज जैसे उसके रूप में असली सुहागन का रंग चढ़ा था। दूसरी तरफ नित्या अपनी मांग में सिंदूर, गले में शिवाय के नाम का मंगलसूत्र, माथे पर गोल्डन बिंदी और आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक, मेहंदी लगी, हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां। दोनों ही इतनी प्यारी लग रही थी कि अगर कोई भी उन्हें एक नजर देख ले तो अपनी नजरें हटा ना पाए और एक ही नजर में अपना दिल गवा बैठे। दोनों ही धीरे कदमों से चलकर अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आने लगती हैं। दोनों को ही चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए दोनों बहुत धीरे धीरे चल रही थी। सीढ़ियों से उतरकर दोनों ही हॉल में आ ही रही थी कि तभी अद्विक और शिवाय, जो कि दोनों हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, उनकी नजर अपनी अपनी पत्नियों पर जाती है तो उनकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। नंदिनी और नित्या धीरे से चलकर अद्विक और शिवाय के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और तभी अद्विक और शिवाय दोनों ही अपने सेंस में आते हैं। अद्विक और शिवाय नंदिनी और नित्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलते हैं। अद्विक, ब्यूटीफुल। शिवाय, गॉर्जस। नंदिनी और नित्या दोनों ही अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाते हैं। अद्विक और शिवाय अपने लैपटॉप को साइड में रखते हैं और फिर अपनी अपनी वाली का हाथ पकड़कर उनके साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अद्विक और शिवाय दोनों ही अपने अपने हाथों से नंदिनी और नित्या को ब्रेकफास्ट कराते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अद्विक, नित्या, नंदिनी और शिवाय चारों हॉल में बैठ जाते हैं और अब माहौल कुछ सीरियस हो गया था और पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अपडेट उस अद्विक को तोड़ते हुए बोलता है। मिनिस्टर अधिराज प्रधान, क्यों उसने तुम्हें अपनी पत्नी बोला था? सब कुछ बताओ और सब सच बताना। नंदिनी और नित्या दोनों ही समझ चुकी थी कि अब सब कुछ सच बताना ही ठीक रहेगा, क्योंकि झूठ किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। नित्या नंदिनी के हाथ पर हाथ रखकर अपनी आंखों के इशारे से हाँ में गर्दन हिला देती है। नंदिनी, नित्या, शिवाय और अद्विक चारों ही आमने सामने बैठे थे। सच्चाई बताते हुए नंदिनी की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और नंदिनी अपने भरे गले से बोलना शुरू करते हैं। हाँ, ये सच है कि हमारे पहले पति अधिराज हैं। आपसे पहले हमारी शादी अधिराज से 1 ईयर पहले हुई थी। नंदिनी के मुंह से अपना पहला पति, पहली शादी ऐसे शब्द सुनकर अद्विक गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बींच लेता है। लेकिन अभी अद्विक अपने गुस्से को कंट्रोल करके बस नंदिनी के मुंह से पूरी सच्चाई सुनना चाहता था। इसीलिए अद्विक कुछ नहीं बोलता और अपने आप को कंट्रोल करके नंदिनी की बात सुनने के लिए खुद को तैयार करता है। नंदिनी आगे बोलती है। पापा कोलकाता के जाने माने बिजनेसमैन अमित भारद्वाज थे। पापा का नाम पूरे कोलकाता में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता था और वही का मिनिस्टर था अधिराज। मैं और नित्य दोनों ही कोलकाता शहर में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी और एक दिन हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में अधिराज चीफ गेस्ट बनकर आए थे। एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में मेरा और नित्या का एक डांस परफॉर्मेंस था और तभी अधिराज की गंदी नज़र हम दोनों पर पड़ गई थी। मैंने और नित्या ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया था, तो प्राइज को देने के लिए स्टेज पर मिनिस्टर को बुलाया गया था और मिनिस्टर की नज़रें ऐसी थी जैसे हमें आर पार देख रही हूँ। लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मिनिस्टर हमसे उम्र में काफी बड़े थे और हम उनके सामने बहुत छोटे। फर्स्ट प्राइज लेकर हम दोनों बहुत खुश थे।
हम खुशी खुशी उस दिन जब अपने घर पहुंचे थे, तब हमें नहीं पता था कि एक और सरप्राइज घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। हम घर पहुंचे तो हमने देखा हमारे संजय भारद्वाज चाचा जी राजस्थान से पापा से मिलने आए हुए थे। चाचा जी को देखकर हमें कोई खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि चाचा जी अक्सर मामा पापा से मिलने के लिए राजस्थान से कोलकाता आया करते थे। राजस्थान में जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी थी, उसे हमारे चाचा जी ही संभालते थे और हमारे पापा कोलकाता में अपना बिजनेस किया करते थे। लेकिन उस दिन चाचा जी पापा से किसी खास मकसद से मिलने आए थे, और उस दिन चाचा जी के साथ उनका नाजायज बेटा मयंक भी आया था। अब नंदिनी चुप हो जाती है और नित्या बोलना शुरू करती है। घर में सबसे ज्यादा शरारती में ही थी। मुझे कभी घर में शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता था और पापा हमेशा हमारी शैतानियां से खुशी हुआ करते थे। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए प्राइज लेकर सीधा अब मैं पापा से मिलने जा रही थी कि तभी मेरी टक्कर मयंक से हो गई थी। मयंक के बारे में हमें सब कुछ पता था, क्योंकि जब भी हम राजस्थान जाया करते थे तो मयंक से हमारी मुलाकात अक्सर हुआ करती थी और हमें पता था कि मयंक चाचा जी का नाजायज बेटा है। चाचा जी मयंक को अपने साथ इसलिए रखते थे क्योंकि हमारी काकी से कभी भी उन्हें कोई लड़का नहीं हुआ था। उनका नाजायज और इकलौता लड़का मयंक ही था। अपने वारिस के नाम पर चाचा जी ने मयंक को अपना लिया था और उसे अपना नाम दे दिया था। लेकिन हमारे समाज की तरह पापा ने और हम सब ने भी मयंक को कभी नहीं अपनाया था, और दूसरी तरफ मयंक की हरकतें ऐसी थी जिससे मयंक को पापा और हमें से कोई भी पसंद नहीं करता था। मयंक एक नंबर का घटिया और गंदा इंसान था, जिससे लड़कियों के जिस्म की भूख हमेशा रहती थी, और अपनी भूख को मिटाने के लिए मयंक किसी के साथ जबरदस्ती करने से भी पीछे नहीं हटता था। और उस दिन टकराने के बाद मयंक ने मुझे भी गंदे कमेंट पास किए थे। फ्लैशबैक। नित्या भागती हुई अपने पापा से मिलने जा रही थी। तभी नित्या की ड्रेस दरवाजे के कोने में फंस जाती है। नित्या उस ड्रेस को निकालते हुए पीछे देखकर ही चल रही थी कि तभी नित्या मयंक से टकरा जाते हैं, और नित्या जैसे ही गिरने वाली होती है कि मयंक अपने दोनों हाथ नित्या के कमर पर लपेटकर नित्या को बचा लेता है। जब नित्या को एहसास होता है कि नित्या जमीन पर नहीं गिरी है और किसी की बाहों में है, तो नित्या झट से अपनी आंखें खोल देती है, और नित्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने मयंक का घटिया चेहरा आ जाता है। नित्या जल्दी से उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है, और मयंक अपने होठों पर अंगूठी को झगड़ते हुए नित्या को ऊपर से नीचे तक देखकर अपनी गंदी सी हंसी को हंसते हुए बोलता है, बहना, इस उम्र में पैरों को जमीन पर ही रखना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ही अक्सर लड़कियों के पैर फिसल जाते हैं और लड़कियां गिर जाती हैं जमीन पर, तो कभी किसी की बाहों में, और आजकल तो लड़कियां या फिर लड़के भी, मैं सिर्फ लड़कियों को दोष नहीं दे रहा हूँ, लड़के भी और लड़कियां भी भाई बहन का फर्क तक भूल जाते हैं और ना जाने एक दूसरे के साथ क्या क्या कर जाते हैं। मैं तो बहुत शरीफ हूँ, लेकिन ऐसी उम्र में पैर फिसलते हुए पता नहीं चलता। मयंक की डबल मीनिंग बातों को समझकर नित्या को गुस्सा आता है, और नित्या एक जोरदार थप्पड़ मयंक को मारते हुए बोलती है, अपनी हद में रहना मुझे आता है और दूसरों को भी हद में रखना हमें हमारे पापा ने अच्छे से सिखाया है, और खासकर तुम जैसी नाजायज औलाद हो जो कि नाजायज भी होते हैं और जिन्हें किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं होती, जो सिर्फ नाम के रिश्ते निभाते हैं, क्योंकि असल में जब उनके खुद की पैदाइश नाजायज हो तो वह भला किसी रिश्ते को किया ही समझेंगे। मयंक को नित्या की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, और मयंक नित्या का हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोलता है, बहना, जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी, मुझे पर और जुबान दोनों ही काटने बहुत अच्छे से आते हैं, और हाँ, जिस नाजायज को तो अभी खरी खोटी सुख सुना रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी नाजायज की तुम भी कोई नाजायज औलाद पैदा कर। नित्या मयंक को दूसरा थप्पड़ मारने की वाली होती है कि तभी नित्या के पिता अमित जी वहां पर आ जाते हैं और अपनी रौबदार आवाज में बोलते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी नित्या मयंक की सारी हरकत अपने पिता को बता देती है, और इस बात से अमित जी को भी बहुत गुस्सा आता है, और अमित जी अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर
अमित जी अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवाकर मयंक को बाहर फेंकवा देते हैं और इसी बात का गुस्सा मयंक के अंदर भर जाता है। और उस दिन के बाद ही मयंक ने जैसे ठान लिया था कि अमित भारद्वाज के पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा और नित्या को अपने बिस्तर तक लेकर आएगा। उस दिन नित्या और मयंक का झगड़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन संजय जी और अमित जी के बीच में भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। फ्लैशबैक एंड नित्या की आंखों में आंसू थे और नित्या भरे गले से बोलती है, काश कि मैंने उस दिन अपनी जुबान को कंट्रोल में रख लिया होता तो शायद आज मम्मी पापा जिंदा होते। तभी शिवाय बोलता है, लेकिन थप्पड़ तो भाभी ने मारा था और तभी तो मयंक तुम लोगों के पीछे पड़ गया था। तुम लोगों को जान से मारना चाहता था और तुम बोल रही हो कि मयंक ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तो नित्या भरे गले से ही बोलती है, हाँ, मयंक को थप्पड़ मैंने ही मारा था। मम्मी और पापा की मौत के बाद हम दोनों बहुत ज्यादा टूट गए थे और जान बचाने के लिए ही नंदिनी दीदी ने हम दोनों की जुड़वा होने का फायदा उठाकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया था, ताकि मयंक की नज़र मुझ पर न होकर नंदिनी दी पर आ जाए। डी और मैं जुड़वा बहनें हैं और हमारी शक्ल सूरत एक दूसरे से पूरी तरह मिलती है। कोई भी हमें देखकर पहचान नहीं पाता कि कौन नंदिनी है और कौन नित्या, सिवाय हमारी आंखों के रंग को छोड़कर। और उस दिन दी और मैंने आई लेंस लगा रखे थे। तभी नित्या अपने मन में बोलती है, हम दोनों की शक्ल सूरत इतनी मिलती है कि आज तक पापा भी हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन आप दोनों को पता नहीं कौन सी अमर बूटी मिली है जो आप हमें एक ही पल में पहचान लेते हैं। शिवाय, मन में बड़बड़ाना बंद करो और मुंह से बोलो, आगे क्या हुआ था? तुम्हारे माता पिता की मौत कैसे हुई, किसने मारा था और अधिराज ने उसके बाद क्या किया था? शिवाय की बात सुनकर नंदिनी और नित्या दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब आदमी को शिवाय, नंदिनी और नित्या की आंखों में आंसू देखते हैं तो उनके दिल में भी दर्द सा उठता है। दोनों ही अपनी जगह से खड़े होकर नंदिनी और नित्या के पास में जाते हैं और उनकी बगल में बैठ जाते हैं। अद्विक नंदिनी को अपने सीने से लगा लेता है और शिवाय नित्य को अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर उन्हें संभालने के बाद अद्विक बोलता है, अच्छा, उस दिन तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे पिता के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? नंदिनी अद्विक से अलग होते हुए अपने आंखों की नमी को साफ करते हुए बोलती है, राजस्थान में एक यशोदा अनाथ आश्रम है और उस अनाथ आश्रम की जमीन को नानाजी ने माँ को दिया था और माँ ने मेरे नाम पर वो जमीन कर दी थी। जब नानाजी ने वो जमीन माँ को दी थी तो नानाजी ने वसीयत में लिखा था कि जब भी माँ की शादी होगी वो जमीन उनके पति की हो जाएगी। और फिर माँ ने भी ऐसी ही वसीयत बनाई कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो वो जमीन मेरे पति की हो जाएगी। और मिनिस्टर अधिराज एक दिन राजस्थान घूमने गए थे तो उन्हें वो जमीन अपने होटल के लिए बिल्कुल सही लगी थी। मिनिस्टर अधिराज चाहते थे कि उस जमीन पर अनाथ आश्रम को हटाकर एक शानदार होटल बनवाया जाए। इसीलिए मिनिस्टर अधिराज चाचा जी से मिले जमीन के सिलसिले में, तो चाचा जी ने मिनिस्टर को जमीन की सारी कंडीशन बता दी कि जब तक वो उस लड़की से शादी नहीं कर लेते जिसके नाम पर जमीन है तब तक ये जमीन उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़की अगर खुद भी चाहे तो भी इस जमीन को नहीं बेच सकती, क्योंकि उस जमीन को सिर्फ उसका पति ही बेच सकता है। तब मिनिस्टर अधिराज ने चाचा जी से डील करी कि वो किसी भी तरह से पापा को शादी के लिए मनाए, इसके बदले वो मिनिस्टर चाचा जी को मुंह मांगी रकम देगा। तो चाचा जी मिनिस्टर से मेरी शादी करवाने के लिए पापा को मनाने के लिए आए थे, लेकिन जब पापा को पता चला कि मिनिस्टर किस वजह से मुझसे शादी करना चाहता है और उसकी उम्र मेरे से दुगनी है, तो पापा ने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। और इसी बात पर चाचा जी और पापा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। फिर शिवाय पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? तो नित्या बोलती है, उस दिन तो चाचा जी खामोशी से घर से चले गए थे और शायद वो खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी जिसे हम समझ नहीं पाए। चाचा जी के जाने के 4 दिन बाद एक रात पापा को फोन आया था जिसमें किसी ने पापा को बताया था कि अनाथ आश्रम में आग लग गई है और अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे थे वो सभी उस आग में जलकर मर गए। और इस खबर के मिलने के बाद पापा तो एकदम से टूट गए थे।
बड़ी मुश्किल से माँ ने पापा को संभाला था और फिर पापा और मम्मी दोनों ही राजस्थान के लिए निकल रहे थे। लेकिन तभी हम भी जिद करके उनके साथ राजस्थान के लिए निकल गए थे। पापा ने अपना प्राइवेट जेट तैयार कराया था राजस्थान जाने के लिए, क्योंकि पापा जल्द से जल्द राजस्थान पहुंचना चाहते थे और जब पापा राजस्थान पहुंचे तो वहां पर कुछ और ही मंजूर था। फ्लैशबैक राजस्थान। अमित जी, उनकी पत्नी अनुपमा जी और नित्य नंदिनी जब आश्रम पहुंचे थे तो आश्रम बिल्कुल ठीक सही सलामत था, जिसे देखकर सभी हैरान थे। तभी चारों आश्रम के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि पूरे आश्रम को बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था और बच्चों को बंदी बना रखा था। सभी लोग हैरानी से चारों तरफ देख ही रहे थे कि तभी सभी के कानों में जोरदार गोलियां चलने की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुनकर नंदिनी, नित्य, अनुपमा जी तीनों ही अपनी आंखें बंद करके अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं और अमित जी तीनों को अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। और थोड़ी देर बाद वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। जब कोई आवाज नहीं आती तो नंदिनी, नित्य, अनुपमा जी और अमित जी चारों ही अपना सर उठाकर ऊपर देखते हैं और फिर पीछे देखते हैं तो अमित जी के साथ आए बॉडीगार्ड्स की लाशें जमीन पर पड़ी थी। और फिर अपने सामने मौत का ऐसा नज़ारा देखकर नंदिनी, नित्य और अनुपमा जी तीनों की ही सांसें जैसे थम गई थी। तीनों अंदर तक कांप उठी थी। डर से उनका शरीर थर-थर कांप रहा था। और फिर चार को ही एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। कैसे हैं ओमकार भाई साहब? अरे अरे, गलती हो गई। ओमकार तो सिर्फ आपको परिवार के लोग ही बोलते हैं, लेकिन मैं भी तो आपके परिवार का ही हूँ ना, तो मैं आपको अमित भाई साहब क्यों कहूँ? मैं भी आपको ओमकार भाई साहब ही बोलूँगा ना। सामने संजय भारद्वाज और मयंक और उन्हीं के साथ मिनिस्टर अधिराज भी खड़ा था। मयंक मिनिस्टर को बोलता है, आइए मिनिस्टर साहब, आपको आपकी दुल्हन से मिलवाते हैं। वैसे आपकी दुल्हन बहुत खूबसूरत है। एक बार अगर आपने अपनी दुल्हन को देख लिया तो उसके बगैर रातों को सोना मुश्किल हो जाएगा। मयंक आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे अधिराज चल रहा था। मयंक नंदिनी और नित्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अधिराज नंदिनी और नित्य को देखते हुए बोलता है, अगर तुम इन दोनों खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे तो इन दोनों की खूबसूरती मैं पहले ही देख चुका हूँ। मुझे पहली नज़र में ही दोनों बहुत पसंद आई थी और तभी से मैं इन्हें अपने बिस्तर पर लाने के लिए तड़प रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुलाकात एक दिन की नहीं या फिर एक रात की नहीं, बल्कि उम्र भर का साथ बन जाएगी। फिर अधिराज अमित जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तो ससुर जी, क्या कहा था आपने मेरे बारे में कि मैं आपकी बेटी से दुगनी उम्र का हूँ? तो आप अपनी बेटी को मेरे पास सिर्फ 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे में अगर आपकी बेटी की हालत मैंने खराब ना कर दी और उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं आपसे दोबारा कभी शादी के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेजेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी मेरी पत्नी जरूर बनेगी, और वो भी आज, अभी, और ही यही इसी वक्त। फिर अधिराज अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए चिल्लाता है, पकड़ो रे ससुर जी और सासू माँ को। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आ गया आते हैं और अमित और अनुपमा जी को पकड़कर नित्य और नंदिनी से अलग कर देते हैं। नंदिनी और नित्या ने रोना शुरू कर दिया था क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अधिराज नंदिनी को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, पहले मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ सुहागरात जरूर बनाना चाहता था, लेकिन अब तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी बन गई है। वो क्या है ना स्वीट हार्ट, मुझे इस आश्रम की जमीन चाहिए और उसके लिए मुझे तुम्हारा पति बनना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ के वसीयत के मुताबिक तुम्हारा भी इस जमीन पर कोई हक नहीं है। जो हक है वह तुम्हारे पति का है, इसीलिए मुझे तुम्हारा पति बनना होगा और तभी मैं इस जमीन को पा सकता हूँ, और तुम्हारा पति बनने में मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा तुम मेरे बिस्तर की रानी बनोगी, और जब तुमसे मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। नंदिनी हिम्मत करके डरते हुए बोलती है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अधिराज,
ना ना स्वीट हार्ट, ऐसा मत बोलना वरना कहीं ऐसा ना हो हमारी सुहागरात होने से पहले तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिता और तुम्हारी ही खूबसूरत सी बहन इस दुनिया को अलविदा कह दे। इसीलिए जैसा बोलता हूँ वैसे करो वरना। इतना बोलकर अधिराज अपनी गन निकालकर अमित जी के माथे पर रख देता है तो नंदिनी डर से जल्दी से अमित जी के सामने आते हुए अधिराज की गन को पकड़कर नीचे करते हुए बोलती है, नहीं नहीं प्लीज आप मेरे पापा को कुछ मत करिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और शादी होते ही मैं आपको जमीन के पेपर भी दे दूंगी। क्या बोल ल स्वीट हार्ट, जरा दोबारा बोलो और जोर से बोलो। नंदनी फिर से लेकिन धीरे से ही बोलती है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अधिराज बोला ना, थोड़ा जोर से बोलो वरना आपकी बार ट्रिगर दब जाएगा मेरा। और ये बोलते हुए अधिराज अमित जी के सर पर दोबारा से गन तान देता है। अब नंदिनी बेबस होकर चिल्लाकर बोलती है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अधिराज अपने गन को अमित जी के माथे से हटाकर बोलता है, ये हुई ना बात, और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है, अरे भाई दुल्हन ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो जरा दुल्हन को दुल्हन की तरह सजाया बुलाओ उन्हें जो हमारी दुल्हन को हमारी दुल्हन की तरह तैयार करें। और फिर दो लड़कियां आगे आती हैं और नंदिनी को अपने साथ ले जाने लगती हैं और फिर अधिराज अपने बॉडीगार्ड्स को दोबारा से ऑर्डर देते हुए बोलता है, जब तक हमारी दुल्हन तैयार होकर आती है तब तक का समय है, तुम्हारे पास हमारा शादी का मंडप तैयार होना चाहिए। और फिर सारे बॉडीगार्ड काम पर लग जाते हैं। अमित जी और अनुपमा जी दोनों ही बेबस होकर बस सामने का नज़ारा देख रहे थे। और अब अधिराज के कुछ बॉडीगार्ड्स ने बच्चों को एक साइड एक कमरे में बंद कर दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद जो दोनों लड़कियां नंदिनी को अंदर लेकर गई थी वही दोनों लड़कियां नंदिनी को बाहर लेकर आती हैं। नंदिनी ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन डायमंड की ज्वेलरी, चेहरे पर हल्का मेकअप और आंखें आंसुओं से भीगी हुई। अधिराज और मयंक जब नंदिनी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। दोनों की ही आंखों में नंदिनी के लिए हवस दिखाई दे रही थी। अधिराज अपने मन में बोलता है, सोचा था कि जब तक मन नहीं भर जाएगा तब तक तुम्हें अपने पास रख लूंगा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए ही अपने पास रख लो। मयंक, इतनी खूबसूरत लड़की हाथ से निकल गई और तभी मयंक का ध्यान नित्या पर जाता है। नित्या को देखते हुए मयंक अपने मन में सोचता है, नंदिनी हाथों से निकल गई तो क्या हुआ, नित्या तो है ना बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी है दोनों। नंदिनी ना सही तो नित्या ही सही, वैसे भी दोनों में सिर्फ आंखों के रंग का ही फर्क है। यानी कि जब नित्या भी अगर ऐसे ही तैयार होकर आएगी तो नंदिनी की तरह ही खूबसूरत लगेगी। मयंक अपने मन में नित्या को लेकर ख्याली पुलाव बनाने लगता है। अनाथ आश्रम के अंदर ही एक फूलों से सजा हुआ मंडप बनाया गया था। वहां पर शादी की सारी तैयारी कर दी गई थी और एक पंडित जी को भी जबरदस्ती डरा धमका कर बैठाया गया था। एक बॉडीगार्ड पंडित जी के सर पर बंदूक ताने खड़ा था। अधिराज नंदिनी का हाथ पकड़ता है और उससे खींचते हुए मंडप पर लेकर आता है और उसे जबरदस्ती बैठा देता है और फिर पंडित जी को धमकी देते हुए बोलता है, पंडित जी अगर अपनी सासों को सही सलामत चाहते हो और अपने परिवार से दोबारा मिलना चाहते हो तो बिना किसी रुकावट के शादी शुरू करो। पंडित जी भी डरते हुए शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर शादी की विधि करवाने के बाद पंडित जी अधिराज और नंदिनी का गठबंधन करने के लिए बोलते हैं। अधिराज अपना सर घुमाकर अमित जी को देखता है तो अमित जी बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन गठबंधन नहीं करूंगा। तो अधिराज हंसते हुए बोलता है, अरे ससुर जी आप गठबंधन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारी नंदिनी के चाचा जी भी तो यहीं पर हैं और चाचा जी भी तो पिता के समान होते हैं। चाचा जी हमारा गठबंधन करेंगे क्यों, चाचा जी आए जरा अपनी भतीजी का गठबंधन करिए, आपकी भतीजी की शादी हो रही है भाई। संजय हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और फिर अधिराज और नंदिनी के पास आकर उनका गठबंधन कर देता है तो पंडित जी बोलते हैं, फेरों के लिए खड़े हो जाए जजमान।
अधिराज खड़ा हो जाता है लेकिन नंदिनी वैसे ही बैठी रहती है, तो अधिराज नंदिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती नंदिनी को खड़े करता है और फिर फेरे लेने लगता है। 2 ही फेरे होते हैं कि अधिराज और नंदिनी का गठबंधन खुल जाता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, अरे ये तो अपशगुन हो गया, शायद ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो। अधिराज गुस्से में पंडित जी को बोलता है, ईश्वर चाहे या ना चाहे, लेकिन जमीन का ये ईश्वर चाहता है कि ये शादी हो तो ये शादी होकर ही रहेगी। इतना बोलकर अधिराज फिर से नंदिनी और अपना गठबंधन अपने ही हाथों से टाइट करके बांध देता है और फिर से फेरे लेने लगता है। फेरे हो जाने के बाद अधिराज और नंदिनी वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, कन्या की मांग में सिंदूर भरी है। अधिराज पंडित को बोलता है, हाँ तो दीजिए सिंदूर। लेकिन पंडित जी बोलते हैं, जजमान हमारे पास सिंदूर नहीं है। अधिराज इरिटेट होकर बोलता है, अरे सिंदूर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मंगलसूत्र दो, वैसे भी शादी तो फेरों से होती है ना, और फेरे हो चुके हैं हमारे। वैसे भी सिंदूर और मंगलसूत्र तो बस दुनिया को दिखाने के लिए पहना जाता है। जजमान मंगलसूत्र हमारे पास कहाँ से होगा, वो तो आपके पास होगा ना, आप पहनाए कन्या को। अधिराज कुछ सोचकर अपने हाथों की मुट्ठी बना देता है और फिर बहुत ही गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया, 7 फेरे हो गए ना, बस शादी हो गई, बात खत्म। नंदिनी अपनी जगह पर बैठकर रो रही थी, तो अधिराज नंदिनी को देखकर बोलता है, स्वीट हार्ट तुम क्यों रो रही हो, अच्छा तुम्हें सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी लग रही है ना, कोई बात नहीं, जब हम घर जाएंगे तो मैं वहां पर तुम्हें सिंदूर भी लगा दूंगा और तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती मंगलसूत्र भी बनवा लूंगा। इतना बोलकर अधिराज नंदिनी का हाथ पकड़ता है और उससे खींचते हुए आश्रम से बाहर ले जाने लगता है। तभी अमित जी और अनुपमा जी चिल्लाकर अब नंदिनी को आवाज लगाने लगते हैं और फिर अमित जी बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं, तारांकन तारांकन, मेरी बेटी को छोड़ दे, अगर तूने उसे एक उंगली भी लगाई तो मैं तुझसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिल दूंगा। गंदी नाली के कीड़े, गंदी पैदाइश के नतीजे, छोड़ मेरी बेटी को। अमित जी के मुंह से अपने लिए गालियां सुनकर अधिराज को बहुत गुस्सा आता है और अधिराज गुस्से में पीछे मुड़कर अमित जी के पेट में एक जोरदार लात मार देता है और फिर अमित जी जमीन पर गिर जाते हैं। अधिराज अपनी एक बॉडीगार्ड्स के हाथ से हॉकी स्टिक लेता है और फिर अमित जी को मारने लगता है। अनुपमा जी, नंदिनी और नित्या तीनों को ही बॉडीगार्ड ने पकड़ रखा था और तीनों बेबसी से बस अपने पिता को और अपने पति को मार खाते हुए देख रही थी। तीनों ही बिलख बिलख कर रो रही थी और उनसे अपने पिता और पति को छोड़ने की गुहार लगा रही थी। लेकिन अधिराज तो जैसे अपने गुस्से में पागल हो चुका था। अधिराज ने अमित जी को हॉकी स्टिक से बहुत मारा और फिर लास्ट में अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाने की वजह से अधिराज हॉकी स्टिक से अमित जी के सर पर वार करता है और फिर एक के बाद एक उनके सर पर वार करता हुआ चला जाता है। पूरी जमीन खून से लाल हो चुकी थी और अमित जी अपनी सांसों को अलविदा कह चुके थे। और अब नंदिनी, नित्य और अनुपमा जी तीनों ही जिंदा लाश की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अमित जी को देख रहे थे और उनकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे, होठों पर जैसे चुप्पी लग गई थी। और फिर अधिराज अमित जी को छोड़कर पीछे होता है तो एक बॉडीगार्ड अधिराज को एक रुमाल दे देता है। अधिराज उस रुमाल से अपने खून से सने हाथों को साफ करते हुए अनुपमा जी के पास आता है और पंजों के बल बैठ जाता है और फिर 2 उंगलियों से अनुपमा जी का चेहरा ऊपर करते हुए बोलता है, वैसे खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो अनुपमा। ओ सॉरी सॉरी सासू जी, जभी तो तुमने इतनी सुंदर सुंदर 2 बेटियों को जन्म दिया है। देखो कितनी खूबसूरत है और तुम्हारी बड़ी बेटी शादी के लाल जोड़े में कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो भला, अभी अभी हमारी शादी हुई है और ससुर जी को ऐसी बातें बोलने की क्या जरूरत थी। देखो मुझे गुस्सा आ गया और ससुर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन सासू जी, जब ससुर जी ही नहीं रहे तो तुम जी कर क्या करोगी। अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि ससुर जी को अकेले अकेले यमलोक भेज दूँ। अरे भाई, बुढ़ापा है, सहारा तो चाहिए होगा ना। चलिए आपको भी उन्हीं के पास भेज देते हैं।
अधिराज की बात सुनकर अनुपमा जी अपनी लाल और जलती हुई आंखों से अधिराज को देखती हैं और फिर कड़क स्वर में अधिराज को बोलती है, ज्यादा खुश मत हो, हर सुअर की मौत आती है, तेरी भी आएगी, कोई तो जंगल का शेर आएगा जो तुझे फाड़ कर रख देगा। अधिराज गुस्से में गरजते हुए बोलता है, मैं सुअर नहीं शेर हूँ, शेर। तो अनुपमा जी हल्का हंसते हुए बोलती हैं, जब शेर जंगल में ना हो तो हर सुअर अपने आप को राजा समझ लेता है, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है जिसकी एक दहाड़ से तुझ जैसे सुअर कांपने लगते हैं। तू चिंता मत कर, तुझसे भी कोई शेर टकराएगा जो तुझे तेरी औकात दिखाएगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करके पूरे राजस्थान में बिखेर देगा। अधिराज से अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता और अधिराज अपनी जेब से एक धारदार खंजर निकालता है और अनुपमा जी की गर्दन पर वार करता है, जिससे अनुपमा जी का गला कट जाता है और उनकी उसी पल मौत हो जाती है। नंदिनी और नित्या रोते हुए एकदम से चिल्लाती हैं, माँ। नंदिनी और नित्या बॉडीगार्ड्स के हाथों से झटपट आने लगती हैं और खुद को छुड़ाने की जी तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन खुद को छोड़ा नहीं पाती और वहीं पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। अधिराज नंदिनी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। तो नित्या नंदिनी को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती हैं, लेकिन तभी बॉडीगार्ड्स उसे और टाइट पकड़ लेते हैं, तो नित्य अपने आप को उन बॉडीगार्ड से छोड़ा नहीं पाती और अधिराज नंदिनी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और नित्या बेबस से नंदिनी को जाते हुए देखती रह जाती हैं और फिर नित्य अपनी माँ और अपने पिता को देखती हैं, जिनकी लाशें अनाथ आश्रम की जमीन पर पड़ी हुई थी। अनाथ आश्रम की जमीन आज उनके खून से लाल हो चुकी थी। जिस अनाथ आश्रम की नींव उन्होंने अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए रखी थी, आज उसी जमीन पर उनकी खुद की औलाद अनाथ हो चुकी थी। नित्या अपने माता पिता के गम में अभी रो ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। नित्या झट से पीछे पलट कर देखती है तो डर जाती है, क्योंकि मयंक अपनी हवस भरी नजरों से नित्या को देख रहा था। नित्या डर के पीछे होने लगती है तो मयंक अपने चेहरे पर गंदी सी हंसी लाकर नित्या के करीब आने लगता है। मयंक अपनी हवस भरी नजरों से नित्या को देखते हुए बोलता है, वैसे तो मैं बदला नंदिनी से लेना चाहता था, लेकिन नंदिनी तो मेरे हाथ से बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, तू तो है ना, उसकी कमी तू पूरी करेगी। वैसे भी तुम दोनों बहनें दिखती तो बिल्कुल एक ही जैसी हो, पता ही नहीं चलता कि नंदिनी है या नित्या। नित्या डरते हुए पीछे हो रही थी। तभी मयंक नित्या के पैर पर अपना पैर रख देता है और नित्या की एक जोरदार चीख निकल जाती है। मयंक नित्या के पैर को मसलने लगता है और थोड़ी देर बाद अपना पैर हटा लेता है। नित्या अपने पैर को पकड़कर रो रही थी। तभी मयंक नित्या के बालों को पकड़कर नित्या को खड़ा करता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर मयंक नित्या को जमीन पर पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नित्या खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नित्या खुद को बचा नहीं पा रही थी। मयंक नित्या पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और नित्या अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देती है, जिससे मयंक को लगता है कि शायद नित्या ने थक हार कर सिलेंडर कर दिया है। लेकिन तभी मयंक के सर पर एक जोरदार वार होता है, क्योंकि नित्या ने पास में रखा एक शो पीस उठाकर मयंक के सर पर मार दिया था और मयंक बेहोश होकर नित्या के ऊपर ही गिर गया था। नित्या बड़ी मुश्किल से मयंक को अपने ऊपर से दूर हटाती है और फिर डरते डरते हुए पीछे हो जाती है। नित्या अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने से लगा लेती है और अपने हाथ बांधकर सीसकने लगती है। थोड़ी देर बाद नित्या हिम्मत करके खड़ी होती है और चारों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगती है। नित्या एक लड़की को खोलती है तो वो खिड़की बाहर की तरफ खुलती है। नित्या उस खिड़की से बाहर कूद जाती है। नित्या बाहर निकलने के बाद पीछे मुड़कर देखती है और नित्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी नित्या अपनी सारी हिम्मत को जुटाकर जितनी तेजी से भाग सकती थी उतनी तेजी से भागती है और भागते भागते नित्या काफी दूर आ जाती है। फिर नित्या पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। इस वक्त नित्या सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। नित्या थककर सड़क के किनारे पर बैठ जाती है और सब कुछ याद करके जोर जोर से रोने लगती है।
नित्या को रह रहकर अपने माता पिता की मौत याद आ रही थी और फिर नंदिनी का खींचकर जबरदस्ती ले जाना। नंदिनी इस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। मन्नत फिर से हिम्मत करके खड़ी होती है और गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगती है। नित्या इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में थी। नित्या की पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। नित्या के कपड़े फटे हुए थे। लोगों को नित्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी भीख मांगने के लिए गाड़ी रखवा रहा है। दूसरी तरफ अधिराज नंदिनी को एक घर में घसीटते हुए लेकर आता है। ये घर उसके चाचा जी का ही था और उसके चाचा जी भी उसी घर में थे। लेकिन नंदिनी की मदद करने की जगह बस हाथ बांधकर नंदिनी का तमाशा देख रहे थे। अधिराज नंदिनी को एक कमरे में लाकर बेड पर पटक देता है और फिर अपनी हैवानियत दिखाते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी ही देर में अधिराज सारे कपड़े उतार देता है और बस अपने अंडरवियर में नंदिनी के सामने खड़ा था। अधिराज को अपने सामने इस तरह बिना कपड़ों के देखकर नंदिनी डर से अंदर तक कांप गई थी। नंदिनी डरते हुए हाथ जोड़कर अधिराज को बोलती है, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। लेकिन अधिराज नंदिनी की सारी बातों को इग्नोर करके नंदिनी का दुपट्टा उसके सर से हटाकर दूर कर देता है और फिर नंदिनी के ऊपर आ जाता है और नंदिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नंदिनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अधिराज पर कोई असर नहीं हो रहा था। अधिराज बस एक हावी शैतान बनकर नंदिनी पर हावी हो रहा था। दूसरी तरफ से नित्या गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकती तो नित्या पैदल ही चलने लगती है। नित्या भागते वक्त कितनी बार गिरी थी जिससे नित्या के हाथ में कोहनी में घुटने में चोट लगी थी। मैं नित्या के पैर से घुटनों से और कोहनी से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी नित्या अपने दर्द को इग्नोर करके लंगड़ाते हुए चल रही थी। नित्या थोड़ा आगे जाती है तो एक ढाबा नित्या को दिखाई देता है। नित्या एक आदमी से हाथ जोड़कर बोलती है, भैया मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बस एक फ़ोन करना है, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दिखा सकते हैं? बस एक फ़ोन कॉल करना है मुझे। उस आदमी को नित्या की हालत पर तरस आ जाता है और आदमी अपना फ़ोन निकालकर नित्या को दे देता है। नित्या एक फ़ोन नंबर डायल करती है, लेकिन सामने वाला इंसान फ़ोन नहीं उठाता तो नित्या दोबारा से फ़ोन करती है और फिर से सामने वाला इंसान फ़ोन नहीं उठाता। नित्या फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार सामने वाला इंसान फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आती है, हेलो कौन? और नित्या एकदम से फ़ोन को दोनों हाथ से पकड़ लेती है और फिर रोते हुए बोलती है, आदित्य। आदित्य अमित जी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था और आदित्य नंदिनी और नित्या का भी बहुत अच्छा दोस्त था। अमित जी जब भी अपने परिवार के साथ राजस्थान आते थे तो अपने दोस्त के साथ ही कुछ दिनों तक रहा करते थे और उसी बीच में आदित्य की दोस्ती नंदिनी और नित्या से हो गई थी और इन हालातों में नित्या को सिर्फ आदित्य का ही सहारा का। नित्या की ऐसी आवाज़ सुनकर आदित्य नित्या से पूछता है, क्या हुआ नित्या, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना नित्या, बताओ मुझे क्या हुआ है? नित्या रोते हुए बोलती है, कुछ ठीक नहीं है आदित्य, कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, आदित्य में अनाथ हो गए, आदित्य में अनाथ हो गए। नित्या की ऐसी बातें सुनकर आदित्य और परेशान हो जाता है और फिर आदित्य नित्या से पूछता है, तुम इस वक्त कहाँ हो नित्या, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बताओ मुझे। नित्या रोते हुए अपना लोकेशन बता देती है और बोलती है, आदित्य प्लीज जल्दी आ जाओ, आदित्य प्लीज जल्दी आ जाओ। आदित्य तुम वहीं रहना नित्या, डरना मत, मैं बस आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा, तुम डरना मत। और फिर आदित्य फ़ोन काट देता है। नित्या फ़ोन उस आदमी को वापस देते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ नंदिनी अपने आप को बचाने की जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अधिराज ने नंदिनी के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे और एक भेड़िए की तरह अधिराज नंदिनी पर टूटा हुआ था। तभी कोई दरवाजे को बहुत जोर जोर से बजाने लगता है। पहले तो अधिराज इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर दरवाजे की पीटने की आवाज़ जोर जोर से आने लगती है।
जैसे कोई बहुत ही बेचैन होकर दरवाजा बजा रहा था। और फिर अधिराज परेशान होकर नंदिनी को छोड़ देता है और एक टॉवल लेकर अपनी कमर पर लपेट देता है और दरवाजे को खोलता है। सामने नंदिनी के चाचा खड़े थे। अधिराज संजय जी को देखकर गुस्से में बोलता है, संजय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की, तुम जानते हो इसकी सजा क्या हो सकती है। संजय अधिराज को धीरे से बोलता है, बाहर मीडिया वाले आपसे मिलने आए हुए हैं और अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो बवाल हो जाएगा, इसलिए मुझे आपको इस समय पर परेशान करना पड़ा। आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए। संजय की बात सुनकर अधिराज एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और फिर बोलता है, ठीक है, तुम कुछ देर उन्हें संभालो, तब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। और फिर अधिराज दरवाजा संजय के मुंह पर बंद कर देता है और संजय मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। अधिराज नंदिनी के पास आता है। नंदिनी कंबल से खुद को ढके हुए बेड पर बैठी थी। अधिराज नंदिनी को देखकर हल्का हंसते हुए बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना ही होगा। हमारी शादी हो चुकी है स्वीट हार्ट, और तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने जिस्म को मुझे दिखाना ही होगा। लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। बाहर मीडिया आई हुई है और मैं उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहता। अभी के लिए हम अपनी सुहागरात को थोड़ा डिले कर देते हैं, लेकिन तुम ज्यादा टाइम तक मुझसे बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर अधिराज बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर में कुर्ता पजामा पहनकर उसके ऊपर एक खाकी जैकेट पहनकर बिल्कुल एक नेता की तरह तैयार होकर बाहर आता है और फिर मीडिया के सामने मीडिया से बात करने के लिए चला जाता है। अधिराज के जाने के बाद नंदिनी चादर को अपने आप से अच्छे से लपेट लेती है। नंदिनी सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रही थी। नंदिनी के कपड़े काफी फटे हुए थे और नंदिनी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। और फिर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगते हैं। नंदिनी अपने मन में सोच रही थी कि एक ही पल में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। आज के दिन में उसने क्या क्या देख लिया। अपने माता पिता की मौत अपनी आंखों के सामने देखी, कैसे उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता को बेदर्दी से मार दिया गया और फिर जबरदस्ती उससे शादी की गई और जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की गई। नंदिनी अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करके बस रोए जा रही थी कि तभी नंदिनी को किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत ही धीरे आवाज में नंदिनी को आवाज लगा रहा हो, नंदिनी नंदिनी नंदिनी। नंदिनी अपना रोना बंद करके ध्यान से उस आवाज को सुनती है तो नंदिनी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जान जाती है, क्योंकि ये आवाज आदित्य की थी और नंदिनी आदित्य की आवाज बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जब भी नंदिनी और नित्य राजस्थान आते थे तो तीनों मिलकर बहुत शरारती किया करते थे। हालांकि आदित्य दोनों से पूरे 5 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी तीनों मिलकर बहुत शरारती करते थे। नित्या ने जो लोकेशन आदित्य को बताई थी, आदित्य उस लोकेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था, इसीलिए आदित्य नित्या के फोन काटने के तुरंत 2 मिनट बाद ही लोकेशन पर पहुंच गया था और फिर नित्या ने सारी बात आदित्य को बता दी थी और अब आदित्य नंदिनी को लेने के लिए उसके चाचा के घर आ गया था। आदित्य ने ही मीडिया में ये खबर दी थी कि दिल्ली के मिनिस्टर राजस्थान आए हुए हैं और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डील या फिर प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और यह खबर सुनकर सारी मीडिया वहां आ गई थी और आदित्य पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस गया था और फिर खिड़की के पास खड़े होकर नंदिनी को कंफर्म करने के लिए आवाज दी थी, लेकिन नंदिनी की सिसकियों ने ही नंदिनी के होने का एहसास आदित्य और नित्या दोनों को ही करा दिया था। फिर आदित्य धीरे से नंदिनी के कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर आदित्य के दिल में दर्द उठता है, क्योंकि नंदिनी ने अपने आप को चादर से ढक रखा था। नंदिनी के जिस्म पर खरोच के निशान थे। नंदिनी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। नंदिनी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और नंदिनी डर से कांप रही थी। आदित्य को अपनी आंखों के सामने देखकर नंदिनी अपने आप को संभाल नहीं पाती और भागकर आदित्य के सीने से लग जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। आदित्य नंदिनी को इस समय संभालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आदित्य ने पहले नंदिनी को वहां से निकालना ही सही समझा।
इसीलिए आदित्य चुपके से वहां से पीछे के दरवाजे से निकलने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है और फिर वो उन पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। आदित्य बचते बचाते हुए नंदिनी और नित्या को गाड़ी में बैठता है और फिर गाड़ी को बहुत ही तेज स्पीड में वहां से ले जाता है। बॉडीगार्ड्स भी पीछे से गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं तो आदित्य सबका सर नीचे कर देता है और फिर फुल स्पीड में गाड़ी को भगाता है। और फिर आदित्य नंदिनी और नित्या को एक बहुत बड़े होटल में लेकर आता है। ये होटल आदित्य का ही था। आदित्य नंदिनी और नित्य को अपने घर लेकर नहीं गया था क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा था, और होटल इसलिए लेकर आया था क्योंकि होटल पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, और मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर के लोग यहाँ पर डायरेक्टली आने का रिस्क नहीं लेते। और अगले महीने इलेक्शन थे, इसीलिए मिनिस्टर पब्लिक के सामने अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता था। अगर पब्लिक को ये पता चलता कि मिनिस्टर ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है तो इसका असर वोटिंग पर दिखाई देता। एक महीने की बात है, इसीलिए मिनिस्टर खामोश हो गया था। मिनिस्टर को पता था कि नंदिनी और नित्य इस वक्त एक बड़े होटल में हैं और मिनिस्टर बस इलेक्शन के हो जाने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच नित्या और नंदिनी के चाचा संजय जी ने भी अपने दिमाग में एक अलग ही प्लान बना लिया था। अनाथ आश्रम की जमीन तो मिनिस्टर को चाहिए थी होटल बनाने के लिए, लेकिन बाकी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का संजय जी को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। इसीलिए संजय जी ने बाकी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी संजय जी को पता चलता है कि नंदिनी और नित्या के बाप की सारी प्रॉपर्टी नंदिनी और नित्या के नाम पर है। इसीलिए संजय नंदिनी और नित्या को मरवा कर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। नंदिनी और नित्य को बचाने के लिए आदित्य हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बड़े से बड़े लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन मिनिस्टर के खिलाफ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और फिर हार कर आदित्य ने डिसाइड किया कि अब इस मैटर को सिर्फ हुकुम शाह ही संभाल सकते हैं। इसीलिए आदित्य ने सोचा कि नंदिनी और नित्या को लेकर मुंबई जाएगा। लेकिन होटल से बाहर निकलना मतलब नंदिनी और नित्या की जान को खतरे में डालना। और इसी तरह से होटल में रहते रहते नंदिनी और नित्या को 2 महीने हो चुके थे। नंदिनी और नित्या की जिंदगी जैसे चारदीवारी में बंद हो गई थी। नंदिनी और नित्या होटल के कमरे से भी बाहर नहीं आया करती थी। और इसी बीच मिनिस्टर अपने इलेक्शन में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। 2 महीने बाद इलेक्शन का सारा काम खत्म हो चुका था और मिनिस्टर इलेक्शन जीत भी चुका था, और अब मिनिस्टर के हाथ में और भी ज्यादा पावर आ चुकी थी। और फिर एक दिन मिनिस्टर और मिनिस्टर के तकरीबन 100 से 150 आदमियों ने आदित्य के पूरे होटल को घेर लिया था। और आदित्य को भी मिनिस्टर के आदमियों ने पकड़ लिया था। और फिर 2 आदमी नंदिनी और नित्या को घसीटते हुए होटल से बाहर लेकर आए थे। नंदिनी को मिनिस्टर के कदमों में फेंक दिया था और नित्य को 2 बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। मिनिस्टर नंदिनी के बालों को पकड़कर गुस्से में उठाता है और फिर नंदिनी के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे नंदिनी एक तरफ झुक जाती है, और फिर एक और थप्पड़ मारता है जिससे नंदिनी अब की बार जमीन पर गिर जाती है। और फिर मिनिस्टर फिर से नंदिनी के बालों को पकड़कर उसे खड़ा करता है और बहुत ही गुस्से में बोलता है, लगता है पैरों में कुछ ज्यादा ही जान है और पर भी कुछ ज्यादा ही निकल आए। तभी तो अपने पति को छोड़कर किसी गैर आदमी के साथ मुंह काला कराने के लिए 2 महीने से इस होटल में रह रही है। लगता है इस आदमी ने तुझे अच्छे से बिस्तर पर खुश किया है, इसीलिए तो 2 महीने से इसके साथ यहाँ होटल में रह रही है। मुझे भी तो मौका देती, मैं भी तेरे जिस्म की आंख को अच्छे से ठंडा करता, लेकिन मुझे तो मौका दिए बिना ही भाग गई। इस आदमी के साथ था। जैसे ही मिनिस्टर अपनी बात खत्म करता है, 2 बॉडीगार्ड्स आदित्य को मारने लगते हैं और फिर नित्य और नंदिनी दोनों ही रोते हुए आदित्य को छोड़ने की मिन्नतें करने लगती हैं। तभी मिनिस्टर नंदिनी के बालों को खींचते हुए बोलता है, पहले मैं तेरे साथ बंद कमरे में ही सुहागरात मनाने वाला था, लेकिन तेरी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया। सब लोगों के सामने तेरे साथ सुहागरात मनाने पर पहले मैं तेरे साथ सुहागरात मना लूंगा और फिर मेरे सारे बॉडीगार्ड तेरे साथ सुहागरात मनाएंगे।
इतना बोलकर मिनिस्टर नंदिनी के गले से रुपट्टा निकालकर हवा में उड़ा देता है। नंदरी अपने दोनों हाथ को अपने सीने पर रख लेती है। मिनिस्टर नंदिनी की बाजू को पकड़ता है और फिर उसे भी फाड़ देता है। नंदिनी पीछे घूम जाती है तो फिर मिनिस्टर नंदिनी के सूट के पीछे के पकड़ता है और उसके पीछे से फाड़ देता है। और अब नंदिनी की गोरी पीठ सारे बॉडीगार्ड्स के सामने थी और सूट के अंदर पहनी नंदिनी की काले रंग की ब्रा सबको दिखाई दे रही थी। सबके सामने नंदिनी को शर्मसार होते हुए देखकर आदित्य के अंदर न जाने कहां से जाना जाती है और आदित्य दोनों बॉडीगार्ड्स को धक्का दे देता है और एक बॉडीगार्ड से गन छीन कर मिनिस्टर के सर पर लगा देता है और फिर जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर नंदिनी को देता है और नंदिनी शर्ट को जल्दी से पहन लेती है। आदित्य मिनिस्टर के सर पर बंदूक लगाकर बोलता है, अपने आदमियों को बोल अपनी बंदूक के फेंक दे, वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। और फिर नंदिनी और नित्य को अपने पीछे आने का इशारा करता है तो नंदिनी और नित्य दोनों ही आदित्य के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं। आदित्य मिनिस्टर के सर पर बंदूक रखकर मिनिस्टर को अपने साथ ले जाने लगता है और फिर एक गाड़ी के पास आकर नंदिनी और नित्या को बैठने के लिए बोलता है तो नंदिनी और नित्या गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर आदित्य मिनिस्टर को धक्का दे देता है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इस बार मिनिस्टर के सारे आदमी आदित्य के गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। आदित्य जितनी तेज हो सकता था उससे भी तेज अपनी गाड़ी को भगा रहा था और जल्द से जल्द आदित्य नंदिनी और नित्या को रेलवे स्टेशन लेकर पहुंच जाता है और फिर आदित्य नंदिनी और नित्या का हाथ पकड़कर रेलवे स्टेशन के अंदर जाता है और मुंबई जाने वाली गाड़ी में चढ़ा देता है। तभी मिनिस्टर के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गाड़ी अभी भी बहुत धीरे चल रही थी और मिनिस्टर के आदमी नंदिनी और नित्य तक पहुंचने ही वाले थे तो आदित्य खुद उन बॉडीगार्ड से भिड़ जाता है। आदित्य सभी बॉडीगार्ड्स को गाड़ी में चढ़ने से रोक रहा था। नंदिनी और नित्या गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर आदित्य को सभी बॉडीगार्ड से लड़ते हुए देख रही थी और वक्त के साथ गाड़ी की स्पीड भी तेज हो रही थी। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड पीछे से एक खंजर लेकर आता है और आदित्य की पीठ में मार देता है और आदित्य के मुंह से खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देखकर नंदरी और नीतियां एकदम से चिल्लाती हैं, आदित्य, और गाड़ी से नीचे उतरने लगती है तो तभी आदित्य चिल्लाता है, नहीं, नीचे मत उतारना, गाड़ी से मत उतारना, हुकुम शाह से मिलना, हुकुम शाह ही तुम्हारी मदद करेंगे, हुकुम शाह से मिलना। और फिर एक के बाद एक बॉडीगार्ड आदित्य को चाकुओं से छलनी कर देते हैं और नंदिनी नित्या दोनों ही बेबस दरवाजे पर खड़ी होकर रोते हुए आदित्य को देखती रह जाती हैं। आदित्य जमीन पर गिरे हुए अपनी बंद होती आंखों से आखिरी सांस लेते हुए नंदिनी और नित्या को जाते हुए देखता रहता है और फिर आदित्य की आंखें बंद हो जाती हैं। फ्लैशबैक एंड नंदिनी, लेकिन उसके बाद भी हम मुंबई नहीं पहुंच पाए क्योंकि सारे रास्तों को मिनिस्टर के आदमियों ने बंद करवा दिया था और हम इसी तरह से 1 महीने तक भटकते रहे। कभी मयंक से, कभी चाचा जी से तो कभी मिनिस्ट्रों के आदमियों से हम बचते बचाते हुए अपनी सांसों को संभाले जी रहे थे और फिर आप दोनों हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। नंदिनी और नित्या रोने लगती हैं। शिवाय नित्या को अपने सीने से लगा लेता है और अद्विक भी नंदिनी को अपने सीने में छुपा लेता है। अद्विक और शिवाय दोनों को ही नंदिनी और नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था और अफसोस हो रहा था कि मयंक को उन्होंने बहुत ही आसानी से मार दिया। उसे तो बहुत ही भयानक सजा देनी चाहिए थी, लेकिन सिंपल सी एक गोली उसके सर में मारकर मयंक को अद्विक ने मार दिया था, जबकि मयंक एक भयानक सजा रिजर्व करता था। और अब अद्विक को इस बात के लिए भी बुरा लग रहा था कि मिनिस्टर को अद्विक ने ऐसे ही छोड़ दिया और मिनिस्टर आज भी सांसें ले रहा है और वो भी चैन और सुकून के साथ। अद्विक और शिवाय दोनों ही इस वक्त बहुत गुस्से में थे, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि अभी उन्हें नंदिनी और नित्या को संभालना था। अद्विक नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर नंदिनी को बोलता है, तुम्हारे चाचा जी ने और उस मिनिस्टर ने अब तक जो भी तुम्हारे साथ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसको सजा तुम अपने ही हाथों से दोगी। शिवाय भी नित्या को अपने आप से दूर करके नित्या की आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है,
मेरे होते हुए तुम्हें कोई उंगली भी छू नहीं पाएगा। नंदिनी और नित्या जो हल्के हल्के सिसक रही थी वापस से अद्विक और शिवाय के सीने से लग जाती हैं। राठौर मैंशन। शौर्य अपने कमरे में तैयार हो रहा था और शौर्य हल्का गुस्से में लग रहा था। तभी मानती शौर्य के पास आकर उसकी टाई उसे पहनाते हुए बोलती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप, मेरे हाथ में थोड़ी ना था। अब मुझे क्या पता था कि अचानक से पीरियड आ जाएंगे। मेरी डेट तो वैसे 3 दिन बाद की थी, लेकिन पता नहीं कैसे 3 दिन पहले ही आ गए। शौर्य, मैं पीरियड की वजह से गुस्से में नहीं हूँ, और वैसे भी आज नहीं तो कल जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लूँगा, लेकिन अभी मेरा गुस्सा तुम्हारी बेवकूफ़ी पर है। मानसी सवालिया नज़रों से शौर्य को देखने लगती हैं, जैसे पूछ रही हो, अब मैंने कौन सी बेवकूफ़ी कर दी। शौर्य मानसी की नज़रों को पहचान कर मानसी से थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेन गेट से बाहर जाने की? अगर वॉचमैन सो भी रहा था तो तुम्हें उसे उठाने की क्या ज़रूरत थी? अगर हम तीनों भाई समय पर नहीं पहुंचते और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हारे बगैर कैसे जीता मैं? मानसी मुंह खोले शौर्य को देख रही थी और फिर मानसी भी हल्का गुस्से में शौर्य को बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस अपनी पायल देखने के लिए वापस से गार्डन में गई थी और वॉचमैन को सोता हुआ देखा तो वॉचमैन के पास चली गई। मुझे क्या पता था कि कोई मेन गेट के बाहर मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा था, और अगर मैं बाहर ना भी जाती तो वह लोग पूरी तैयारी से थे। मुझे आज नहीं तो कल कैसे भी करके किडनैप कर लेते। और वैसे भी मेरा किडनैप उन लोगों ने नित्य भाभी और नंदिनी भाभी की वजह से किया था। उनको तो नित्य और नंदिनी भाभी चाहिए थी, मैं तो बस नंदिनी और नित्या भाभी के पास तक पहुंचने का एक जरिया बनी थी उन लोगों के लिए। और अब वो लोग नंदिनी और नित्य भाभी को किडनैप क्यों करना चाहते थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि कोई तो ऐसी बात है जो नंदिनी और नित्या भाभी ने घर वालों को नहीं बताई है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन अद्विक और शिवाय भैया के होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है, लेकिन नंदिनी और नित्या भाभी को घर वालों को ना सही कम से कम अद्विक और शिवाय भैया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और फिर मानसी मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें शौर्य के गले में डालते हुए बोलती हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। शौर्य मानसी के हाथों को अपने गले से हटाकर बोलता है, मक्खन लगाना बंद करो, और हाँ अब से तुम रात में घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। बाहर जाना तो दूर, तुम मेन गेट तक भी नहीं जाओगी, समझी? मानसी मुंह बनाकर अपने आप से ही बोलती है, हाँ हाँ, जैसे अब से पहले तो मैं रात रात भर बाहर ही घूमती रहती थी, और जैसे अब से पहले तो आपने मुझे हर जगह आज जाने की आज़ादी दे रखी है। रात में जाने की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे तो दिन में भी कहीं जाने की आज़ादी नहीं है। शौर्य, कुछ कहा तुमने? मानसी नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपनी गर्दन ना में हिला देती है, और शौर्य मानसी के माथे को चूमकर कमरे से निकल जाता है तो मानती भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ जाती है। शौर्य डाइनिंग टेबल पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन मानसी को खुशी पकड़ लेती है, और फिर खुशी मानसी का चेहरा देखकर बोलती है, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि भाई ने रात भर कुछ किया है, क्योंकि ना तो तुम्हारे चेहरे पर कोई निखार है और ना ही तुम्हारी आंखें नींद पूरी ना होने की वजह से लाल हो रही हैं, बल्कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल सही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 4 जन्मों की नींद कल रात ही निकाल कर आई हो। खुशी की बात सुनकर मानसी खुशी के कंधे पर मारते हुए बोलती है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं भाभी बन चुकी हूँ, तो इसीलिए थोड़ा तमीज से बात किया करो, समझी तुम? खुशी मानसी को चिढ़ाते हुए बोलती है, ओह बड़ी आए भाभी, उससे पहले तुम मेरी दोस्त थी और अभी मेरी दोस्ती पहले रहोगी, बाद में भाभी बनोगी, समझी? वो तो सबके सामने मुझे तुम्हें भाभी वाला दर्जा देना पड़ता है, क्योंकि सबके सामने मैं तुम्हें अपनी दोस्त बोलकर तुम्हारे बाल और कान नहीं खींच सकती, वरना सभी लोग मुझ पर ही हुक्का पानी लेकर चले जाएंगे। फिर खुशी थोड़ा अफसोस करते हुए बोलती है, तुमने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब देखते हैं बाकी की 2 भाभियों का क्या हाल है। उन्होंने भी रात सोकर ही काली की है या फिर कुछ किया है?
खुशी को इस तरह खुलकर बात करता हुआ देखकर मानसी खुशी के कंधे पर मारते हुए बोलती है, बेशर्म लड़की, बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तुझे। खुशी मानसी को कोई जवाब देती उससे पहले ही 4 से 5 गाड़ियां मेंशन के बाहर आकर रुकती हैं और फिर नंदिनी, अद्विक, शिवाय और नित्य चारों ही मेंशन के अंदर आते हुए नजर आते हैं। तो मानसी और खुशी दोनों ही सभी को देखते हैं और खुशी नित्य और नंदिनी को गौर से देखते हुए बोलती है। दोनों भाभियों के चेहरे पर ग्लो है और आंखें ना सोने के कारण लाल भी हैं और चेहरे से थकावट भी लग रही है। यानी कि दोनों ने रात को सोकर काली नहीं की है, बल्कि मेरे दोनों भाई ने भाभी के ऊपर काफी मेहनत की है। मानसी आंखें फाड़े और मुंह खोले खुशी की बातों को सुन रही थी और फिर मानसी खुशी के सर पर मारते हुए बोलती है, बेशर्म लड़की, तुझे तो सच में कोई शर्म नहीं है। कैसी बातें कर रही है अपनी भाभी और भाइयों के बारे में, शर्म कर थोड़ी। खुशी अपना सरसा लाते हुए बोलती है, इसमें शर्म की क्या बात है, तुम्हारे सामने ही तो ऐसी बातें कर रही हूँ। कौन सा बड़ी माँ, छोटी माँ और मंजली माँ के सामने बातें कर रही हूँ। तीनों माँ तो किचन में खाना बनाने में लगी होंगी। और वैसे भी क्या जमाना आ गया है, तीन बहू के होते हुए सास को काम करने पड़ रहे हैं। मानसी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर मानसी सबके पास आ जाती हैं और फिर तीनों वह हुए अपने पतियों को छोड़कर अपनी सासू माँ के पास चली जाती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।